आज हमारे रिवीजन का फर्स्ट डे है और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी 1857 की क्रांति से। अभी तक मैंने इसमें क्या पढ़ा है, वैसे मैंने कई जगह से ये कलेक्शन करके पढ़ा हुआ है और जो मुझे समझ में आया है मैंने नोट डाउन कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी यूज़ में आएगा और अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे, अगर कोई भी पॉइंट छूट गया हो मेरा, तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बहुत ही पुरानी कहानी है शंकर जी और पार्वती जी की। मेरी नानी बचपन में सुनाया करती थी। आज मेरा बहुत मन है कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती मैया कहीं भ्रमण पर जा रहे थे और वो लोग भ्रमण पर जाते जाते बहुत दूर पहुंच गए और फिर पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर लें। शंकर भगवान ने माता पार्वती की बात मान ली और फिर वो ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ पर थोड़ा विश्राम किया जा सके। और ढूंढते ढूंढते वो लोग एक जगह पर पहुँचे। वहाँ पर एक घर था जो कि बना हुआ था और वहीं बगल में एक घर और था जो कि टूटा फूटा था। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं यहाँ से जाकर कुछ बैठने के लिए लेकर आता हूँ। और शंकर भगवान जी गए और जो घर बना था उस पे उन्होंने कुछ नहीं किया और जो घर टूटा हुआ था वहाँ से ईंट निकाली और ले आकर माता पार्वती को दिए और बैठ गए दोनों लोग। माता पार्वती ने भगवान जी को ऐसा करते देखा तो उनके मन में उत्सुकता हुई कि मैं पूछूं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने पूछा ही भगवान जी से कि भगवान, जिस घर में सब कुछ संपन्न है, जिसका घर बना है, आपने उसमें से ईंट नहीं निकाली, और जिसका घर टूटा फूटा है, जो पहले से परेशान है, आपने उसमें से ईंट निकाल ली, आपने ऐसा क्यों किया। इस पर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को जवाब दिया कि जो लोग अपनी रक्षा खुद करते हैं उनकी रक्षा भगवान भी करते हैं, और जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते उनकी रक्षा कोई भी नहीं करता, इवन भगवान भी उनका साथ नहीं देते। भगवान शंकर जी ने कहा कि आप ही बताइए कि जिसका घर पक्का है, बना है, सीमेंट की दीवारें हैं, कोई उसको तोड़कर उसमें से तो ईंट निकालेगा नहीं, और जो टूटा हुआ है उसमें से ईंट लेना आसान है तो उसमें से कोई भी उठाकर ले जाएगा। कहने का बस इतना सा ही मतलब है कि बने के सब साथी होते हैं, बिगड़ने पर हमारा कोई भी साथी नहीं होता। बिगड़ने पर कभी कभी भगवान भी हमारा साथ नहीं देते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हम खुद इतने स्ट्रांग बने कि अपनी सहायता पहले खुद करें। जब हम अपनी सहायता खुद करने लग जाते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। कहानी तो हमारी बहुत छोटी सी ही थी, पर इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि जब हम अपनी सहायता खुद करने लग जाते हैं, हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो भगवान हमारा साथ थोड़ी ना देंगे। जब हम मेहनत करेंगे, ऐसा कहा है ना कि कर्म प्रधान होता है, जब हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। देरी जरूर हो सकती है पर निराशा नहीं हो सकती। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज नहीं तो कल भगवान उसका परिणाम हमें जरूर देंगे। और चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और भगवान जी की दुआ से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और सुबह सुबह ही मैं पहुँच गई छत पर। छत पे हमारे जो रूम है ना, उसमें स्वेटर वगैरह बॉक्स में करके रखा हुआ है, तो वो सब मैं निकाल कर ले आई। और स्वेटर वगैरह निकाल कर ले आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और मम्मी को भी स्कूल जाना था, तो मैं सुबह सुबह पहले नाश्ता बनाने में लग गई। मैंने सोचा पहले मैं उन्हें कुछ बना कर दे देती हूँ, उसके बाद फिर नहाऊंगी। तो फटाफट में मुझसे सिर्फ आलू के पकौड़े बन पाए और चाय, और मैंने मम्मी को दे दिया। आज शनिवार का दिन है तो उनका सारा काम पहले ही डन था, तो वो अपना खा पी कर चली गई। उसके बाद फिर मैं नहाने गई और नहा कर आई तो पहले मैंने अपना रूम साफ़ किया, क्योंकि सारवी बहुत ज़्यादा बिखेर देती हैं सारे सामान को। और रूम साफ़ करने के बाद मैंने सारवी को सुला दिया था और फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। सुबह एक बार सबका नाश्ता हो गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में खिचड़ी बना दूंगी, और खिचड़ी सुबह सुबह बनाकर रखेंगे तो खाने के टाइम तक ना अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए जब खाना होगा तब गरम गरम ही बनाऊंगी। तो सारवी सो रही थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही थी 1857 की क्रांति का रिविज़न करने के लिए, तो सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। तो बस चलिए अभी 1857 की क्रांति का रिवीजन करते हैं। ये कंटेंट मैंने कई सारे वीडियोस देकर नोट किए हैं, और अगर कुछ छूटा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं कितना प्रिपेयर की हूँ मैं ये आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। 1857 की जो क्रांति थी उसका चिन्ह था कमल और चपाती, और 1857 की क्रांति होने के कारण जो थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक तथा तात्कालिक कारण। और इन सभी कारणों का उल्लेख कौन सी किताब में हुआ है? उस किताब का नाम है 1857, जो कि सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखी गई है। सुरेंद्र नाथ सेन जी पहले ऐसे सरकारी इतिहासकार थे जिन्हें 1857 की क्रांति पर इतिहास लिखने के लिए सबसे पहला सरकारी इतिहासकार चुना गया था।
और कई सारे ऐसे कथन हैं जो कि फेमस थे, जैसे ईसाई धर्म के विरुद्ध एक युद्ध है, L.E. रीच महोदय ने कहा था। 1813 के चार्टर एक्ट में लिखा था कि बहुत सारे पादरी भारत आएंगे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और टेलर आउटरम मॉलेशन ने मिलकर कहा था कि हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। और T.R. होम्स महोदय ने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। सर जॉन लॉरेंस प्लस सीले दोनों ने मिलकर कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। और जो सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन जी थे, उन्होंने कहा था कि शुरुआत में धर्म से शुरू हुआ था पर बाद में सैनिक विद्रोह बन गया था। तो ऐसे कुछ कथन थे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कथन दे दिए जाते हैं और ऑप्शन में कई सारे लोगों के नाम दे दिए जाते हैं और हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो इसलिए मैंने कुछ कथन यहाँ पर नोट कर लिए थे। बाकी इस क्रांति के होने के पीछे जो सामाजिक कारण था, उसमें अंग्रेजों द्वारा जो हमारे भारतीय थे उन्हें काली चमड़ी कहकर पुकारना था, हमारे रीति रिवाजों के साथ छेड़छाड़ करना था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, नर हत्या, बलि देना, पर्दा प्रथा इत्यादि कार्यों से छेड़छाड़ किया गया। हम भारतीय अपने धर्म के प्रति कट्टर थे। जब हमारे रीति रिवाजों से खिलवाड़ किया जाने लगा तो हम गुस्सा हो गए। और जो आर्थिक और राजनीतिक कारण था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, बहादुर शाह जफर से लाल किला छीन लिया गया और उनको कुतुब मीनार की आहते में भेज दिया गया। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, जैसे मलमल, सूती, रेशमी वस्त्र पर कर लगा दिए गए और ये कर बहुत ज़्यादा थे, जैसे मलमल के कपड़े पर 27% टैक्स और सूती कपड़े पर 71% टैक्स और रेशमी वस्त्र पर 90% तक टैक्स लगाए गए, जो कि इंग्लैंड में बने वस्त्र पर सिर्फ 3.5% टैक्स था और जो इंग्लैंड से ऊनी वस्त्र बनकर आए थे उन पे 2% टैक्स था। एंड जो धार्मिक कारण थे, जिसमें अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं को बर्बर कहा जाता था, मुसलमानों को बेईमान कहा जाता था। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ये सब मेन कारण थे जो कि 1857 की क्रांति को जन्म दिए थे। और कुछ ऐसे भी कारण थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति बनाई थी, जिसे चूक का सिद्धांत, व्यवगत का सिद्धांत और गोद निषेध प्रथा भी कहा जाता है। इसके तहत कुछ ऐसे राज्य थे जिसको राज्य हड़प नीति के तहत हड़प लिए गए थे। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाई है उन राज्यों को याद करने की जिसे लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था। सजे सब उजना, जैसे स से सतारा, ज से जैतपुर, स से संभलपुर, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झ से झांसी, ना से नागपुर और ह से हैदराबाद। सजे सब उजना बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। उसके बाद अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। अवध को गोद निषेध प्रथा के तहत नहीं हड़पा गया था। बेगम हजरत महल के पति के मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने अवयस्क पुत्र को गद्दी पर बिठाकर शासन संभाला था। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत इसे भी हड़प लिया था। उसके बाद लॉर्ड वेलेंजली की सहायक संधि सबसे पहले किसे स्वीकार करनी पड़ी थी? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध को। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी लॉर्ड वेलेंजली ने ही स्टार्ट की थी। इस प्रणाली के तहत डलहौजी ने 1832 एक्ट के तहत जागीर जब्त अधिनियम बनाया था, जिसकी सहायता से एक कमीशन बनाया 1854 में, इनाम कमीशन। इस कमीशन के द्वारा जमीनों की जांच कराई और 30,000 से ज्यादा लोगों की जमीनें हड़प ली। अंग्रेजों की धारणा थी कि भारतीयों को लकड़हारों के पद से ऊपर नहीं रखना है, भारतीयों को ऊंचे पद से निकाल दिया गया। 1806 में सबसे पहले महाराष्ट्र के वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सिपाही किस प्रांत से थे? अवध से। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि याद करने लायक हैं, जैसे महाराष्ट्र के वेल्लोर में विद्रोह का कारण हमारे भारतीयता को हताहत करना था, जिसपे सर पर टोपी और माथे पर तिलक लगाने से अंग्रेजों द्वारा मना कर दिया गया था और पगड़ी लगाने के जगह चमड़े की टोपी पहनने को मजबूर किया जाता था। और एक किताब है असबा पे बगावते हिंद, जो कि सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई है। इन्होंने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था जिसका कारण भारतीयों का प्रशासन में न होना था, ऊंचे पदों का न मिलना था। लॉर्ड मैकाले द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई थी। शिक्षा का आधार अंग्रेजी बनाया गया था और 1813 के चार्टर एक्ट में बताया गया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, उन्होंने शिक्षा का आधार अंग्रेजी को मान्यता दे दी। मैकाले ने कहा कि भारतीयों को सिर्फ रंग एवं खून से भारतीय रहने देंगे, बाकी विचारों से उन्हें अंग्रेज बना देंगे। ये सारे कथन ना हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी मैकाले ने ग्रंथों की तुलना की थी एक अंग्रेजी पुस्तक से। उसके बाद जो तात्कालिक कारण थे, जैसे गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग करना। 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश पीएम थे उनका नाम था विस्टन पार्मेस्टन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। हमारे पास पुरानी बंदूकें थी ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस के स्थान पर अंग्रेजों ने न्यू इनफील्ड राइफल ले आए और उनके लिए ट्रेनिंग शुरू की गई। ट्रेनिंग जो शुरू की गई थी वो अम्बाला जो कि हरियाणा में था, दमदम जो कि कलकत्ता में था और सियालकोट में। इसी दौरान बैरकपुर छावनी के 34 NI रेजिमेंट में पता चल गया कि जो कारतूस है न्यू इनफील्ड राइफल के, उसमें चर्बी का प्रयोग किया गया है और उस कारतूस को मुंह से काटना है। 34 NI रेजिमेंट में मंगल पांडे ने बगावत कर दी। मंगल पांडे द्वारा एजुडेंट बाग को 20 मार्च 1857 को गोली मार दी गई। इन्हीं के साथ हियरसे थे जो कि भाग गए थे। 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई थी। मंगल पांडे का नारा था मारो फिरंगी को।
कुछ समय बाद मेरठ छावनी के घुड़सवारों ने न्यू इनफील्ड राइफल चलाने से इनकार कर दिया तो उनको निर्वस्त्र करके घोड़ों से बांधकर अंग्रेजों द्वारा मारा गया। इस घटना से आहत होकर कदम सिंह और धन सिंह गुर्जर, जो कि पुलिस अधिकारी थे मेरठ में, उन्होंने लोगों को बंदूकें थमा दी। यह घटना 10 मई 1857 की है। मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। मेरठ को ही क्रांति नगरी कहा गया। धन सिंह गुर्जर को 1857 की क्रांति का जनक कहा गया। 11 मई 1857 को यह क्रांति मेरठ से दिल्ली पहुंची। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का किला पुनः प्राप्त हो गया। दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया जाने लगा। मेरठ में कदम सिंह नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिटूर कानपुर में नाना साहब। ग्वालियर और झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। प्रयागराज बनारस लियाकत अली। बरेली खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे और फतेहपुर अजीमुल्ला। फैजाबाद का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम मौलवी अहमदुल्ला था और इन्होंने भारतीयों से कहा कि अंग्रेजों की और हमारी जनसंख्या में फर्क है। भारतीयों, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ, लड़ो मत, ये दुम दबाकर भाग जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 का इनाम रखा गया था, जिंदा या मुर्दा। गोरखपुर का नेतृत्व गजाधर सिंह कर रहे थे। मथुरा में देवी सिंह, हरियाणा राव तुलाराम, जोधपुर और जयपुर वाली रियासत अंग्रेजों से मिल गई। आउवा कुशल सिंह, बिहार कुंवर सिंह जगदीशपुर, असम मनीराम दत्त। और क्रांति का हार का जो कारण था, युद्ध सुनियोजित नहीं था। बहादुर शाह जफर आलसी इंसान था। पंजाब के सरदार, सिंध के जाट, जिंद के सिख, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम, इन सभी ने अपनी रियासत बचाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। पढ़े लिखे भारतीय तटस्थ थे, वो ना ही अंग्रेजों का साथ दिए और ना ही भारतीयों का, किसी का साथ नहीं दिए। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स भी हैं 1857 की क्रांति के बारे में, जैसे रानी लक्ष्मीबाई पर गोली जनरल हिरोज ने चलाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। इनके दादा इन्हें छबीली नाम से पुकारते थे। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था और इनके पिता का नाम रंगराव टोपे था। रंगराव टोपे नाना साहब के मित्र थे। नाना साहब के यहाँ ये दोनों चले गए थे और नाना साहब ने तात्या टोपे को CIC कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया था। हेनरी लॉरेंस लखनऊ गया बेगम हजरत महल की रियासत पर कब्जा करने के लिए। सिपाही को देखकर लॉरेंस रेजिडेंसी में छिप गया था। हजरत महल ने रेजिडेंसी में आग लगवाकर जिंदा जला दिया था हेनरी लॉरेंस को। कानपुर विठूर की नर्तकी अजीजन बाई, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। नाना साहब ने नेपोलियन III फ्रांस को मदद के लिए 3 बार पत्र भेजे। हामिद अली खान बहादुर शाह जफर के परामर्शदाता थे। बहादुर शाह जफर के CIC बखत खां थे और बिरजिस कादिर हजरत महल के अवयस्क पुत्र थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया, जिसमें लिखा था कि गवर्नर जनरल की सारी शक्तियां समाप्त कर दी जाएंगी। सारी शक्तियां भारत सचिव के हाथ में चली जाएंगी और उसे सपोर्ट करने के लिए 15 लोग होंगे। 15 में 8 + 7 ऐसे करके टीम बनाई गई थी। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या क्रांति के पहले 40,000 थी, जिसे बढ़ाकर 65,000 कर दी गई। पहले ये अनुपात 5:1 था, पर क्रांति के बाद बंगाल में 1:2 और मद्रास प्लस बम्बई दोनों में मिलाकर 1:3 कर दिया गया। क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय बना लिया। 1857 की क्रांति के बाद 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कैनिंग के द्वारा, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। क्रांति का क्रम मेरठ से शुरू हुई थी। ये क्रांति मेरठ के बाद दिल्ली पहुंची थी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, फिर झांसी और उसके बाद प्रयागराज, प्रयागराज से बरेली। 1858 के घोषणा पत्र में गोद निषेध प्रथा की पुनः शुरुआत की गई। इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन R.C. मजूमदार का था। यह एक मुसलमानों का विद्रोह था, ये कोपलैंड महोदय ने कहा था। और 1857 की क्रांति का दमन कैसे हुआ? दिल्ली में निकलसन और हडसन ने मिलकर सबसे पहले किया था। सबसे पहले क्रांति का दमन दिल्ली में ही हुआ था और लखनऊ में बेगम हजरत महल का कैंपबेल ने किया था। इलाहाबाद और बनारस में कर्नल नील ने, कुंवर सिंह बिहार में विलियम टेलर ने किया था, फतेहपुर फैजाबाद में जनरल रेनॉल्ड और बरेली में विंसेंट आयर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ, 10 मई 1857 को। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विनय दामोदर सावरकर ने लिखा था। और अंडमान के सेलुलर जेल काला पानी की दीवारों पर 1857 की क्रांति किसने लिखी थी? ये भी विनय दामोदर सावरकर, जिन्हें VD सावरकर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा सर्वप्रथम डिजरायली ने दी थी। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। सुरेंद्र नाथ सेन का कथन था और संभलपुर का नेतृत्व सुरेंद्र साय ने किया था। गंजाम का राधा कृष्ण दंडसेना ने, कश्मीर में गुलाब सिंह ने। और बस 1857 की क्रांति के यही फैक्ट मैंने पढ़े थे, जो कि आप सभी के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। और अभी लंच का टाइम हो गया है, तो मैं भी जा रही हूँ लंच करने। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।